हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है वो हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसी में जो है वो हम टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं। उसी में जो है वो हमने 3 सेशन ले लिए मृदा के टॉपिक के ऊपर, यानी कि हम जो है वो सारी चीज़ों को जो वो डिटेल से पढ़ते हुए चल रहे हैं, जिससे कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो ना छूट जाए, या फिर हम ऐसा ना हो कि हमें जो है वो क्वेश्चन नहीं आया, वो हमारे जो है वो स्किप हो जाए। तो इसी वजह से जो है वो हम अच्छे से मृदा के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। उसी में जो है वो हम आज लास्ट सेशन लेंगे मृदा के टॉपिक का, जिसमें कि हम जो है वो कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, उनसे रिलेटेड चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल जो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं पढ़ाती हूँ उनके जो टेस्ट होते हैं, यानी कि जो क्विज जो होती है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालती हूँ। तो आप सभी जो है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि आप जो है वो अदर स्टूडेंट से किस स्टेज पे हो राजस्थान की ज्योग्राफी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में मृदा के टॉपिक के बारे में। तो हम जो है वो मृदा के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, ये आप सभी को पता है। राजस्थान की मृदा के प्रकार के बारे में, राजस्थान की मृदा के नवीन वर्गीकरण के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जो है वो हमने पढ़ा है। लेकिन हमने जो है वो एक नदियों के आधार पर जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है वो नहीं पढ़ा था, जिसमें कि अभी हम देखेंगे नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। एंड सेकेंड बात ये है कि जैसे मैं बोर्ड से साइड हटती हूँ तो आप जो है वो नोट कर लिया करो, नोट्स बना लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि इसकी पीडीएफ ही जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो आप जो है वो इसके मतलब साइड हटते ही जो है वो इसका मतलब वीडियो को बीच में रोक के और इसके जो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और फिर इसके बाद में नोट्स बना लिया करो। नदियों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कैसे, तो ये जो है वो आपको पता है घग्र बेसिन, घग्र बेसिन। तो घग्र बेसिन में जो वो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो भूरी, मटियार, भूरी मटियार दोमट मृदा जो है वो घग्र बेसिन में पाई जाती है। फिर अगर हम बात करें तो दूसरा आ जाता है हमारा बनास बेसिन। बनास बेसिन में भी जो है वो घग्र बेसिन में पाई जाने वाली जैसी मृदा जो है वो भूरी मटियार दोमट मृदा पाई जाती है। तीसरा आ जाता है हमारा लूणी बेसिन। लूणी बेसिन जो आता है इसमें भूरी मटियार नहीं बल्कि दोमट मृदा, भूरी दोमट मृदा जो है वो लूणी बेसिन में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं, हमारा चौथा आ जाता है माही या चंबल बेसिन। माही या चंबल बेसिन में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो आप सभी को पता है कि हमारे दक्षिणी राजस्थान हाड़ौती क्षेत्र की तरफ जो है वो काली और लाल मृदा, लाल या काली मृदा जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। यानी कि माही व चंबल बेसिन में लाल काली मृदा जो है वो पाई जाती है, लाल काली मृदा, काली या लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नदियों के आधार पे जो है वो हमने मिट्टियों का वर्गीकरण देख लिया। अब हम कुछ बात करते हैं कि अप्रदन के कितने प्रकार होते हैं। अप्रदन के प्रकार, अब आप बोलोगे मैम अप्रदन के भी प्रकार होते हैं, तो हाँ, अप्रदन के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि वायु द्वारा अप्रदन, वायु अप्रदन। और वायु अप्रदन को जो है वो हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज अप्रदन, क्षैतिज अप्रदन हम इसी को ही बोलते हैं। और परत अप्रदन भी जो है वो हम इसी को बोलते हैं, परत अप्रदन। और ये जो वायु अप्रदन व क्षैतिज अप्रदन जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो ये सर्वाधिक राजस्थान का जिला आ जाता है जैसलमेर। उसमें जो है वो वायु अप्रदन, क्षैतिज अप्रदन, परत अप्रदन सर्वाधिक होता है। कम कहाँ पे होता है, तो धौलपुर जिला जो आता है वहाँ पे बहुत कम होता है। यानी कि धौलपुर में जो है वो वायु अप्रदन व क्षैतिज अप्रदन बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत कम जो है वो होता है। फिर अगर हम बात करें तो जो वायु अप्रदन या क्षैतिज अप्रदन जो है, इसको रोकने के या इसके उपचार क्या हो सकता है, तो इसका उपचार यही हो सकता है जैसा कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसलमेर जिले की तरफ खेजड़ी या बबुल के वृक्ष लगाए जाते हैं। खेजड़ी या बबुल के वृक्ष जो वो लगाए जाते हैं, जिससे कि वायु अप्रदन, क्षैतिज व परत अप्रदन को जो है वो रोका जा सके या इसको जो वो कम किया जा सके। एक आता है चादरी अप्रदन, चादरी अप्रदन। चादरी अप्रदन जो है वो सर्वाधिक राजस्थान के कौन कौन से जिलों में होता है, तो चादरी अप्रदन जो है वो सिरोही जिले में होता है, राजसमंद में होता है, और उदयपुर जिले में जो है वो चादरी अप्रदन सर्वाधिक होता है।
यानी कि इन तीनों जिलों में जो वो चादरी अप्रदन सर्वाधिक होता है। फिर अगर हम बात करें तो एक और अप्रदन आ जाता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं, और वो तीसरा आता है जल अप्रदन। जल अप्रदन, जल अप्रदन को ही हम अवनालिका अप्रदन बोल सकते हैं। यानी कि जल अप्रदन को ही अवनालिका अप्रदन, या फिर हम इसको जो है वो अवनालिका अप्रदन के साथ में लंबवत अप्रदन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अवनालिका लंबवत होते हैं तो लंबवत अप्रदन भी हम इसको बोल सकते हैं, लंबवत अप्रदन। ठीक है, तो जल अप्रदन जो है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? सर्वाधिक जो है वो जो क्षेत्र आता है जल अप्रदन और अवनालिका अप्रदन और लंबवत अप्रदन जो है वो सर्वाधिक चंबल क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र के आसपास, चंबल क्षेत्र के आसपास जो है वो ये अप्रदन सर्वाधिक होता है। और अगर हम स्पेसिफिक मतलब जिलों के बारे में बात करें तो जिले आ जाते हैं श्रीगंगानगर, यानी कि चंबल क्षेत्र के आसपास के साथ में ही अगर हम जिलों के बारे में बात करें कि और कौन कौन से जिलों में जल अप्रदन या अवनालिका अप्रदन होता है, तो गंगानगर में होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और भरतपुर। गंगानगर, हनुमानगढ़ और भरतपुर जिलों में भी जो है वो ये अप्रदन सर्वाधिक होता है। वायु व क्षैतिज परत अप्रदन हमने देख लिया, चादरी अप्रदन हमने देख लिया। एक जो है वो भारत में भी और राजस्थान में भी एक समस्या आ जाती है जिसको बोलते हैं सेम की समस्या। सेम की समस्या, सेम की समस्या, सेम की समस्या, या हम इसको जलाधिकता के नाम से भी जान सकते हैं, धिकता, जलाधिकता, यानी कि जल की अधिकता की वजह से। तो सेम की समस्या जो है वो सर्वाधिक तो IGNP के आसपास होती है, IGNP के आसपास सर्वाधिक होती है। फिर अगर हम बात करें तो सेम की समस्या के लिए उपचार क्या होता है, तो उपचार सफेदा के पौधे लगाने चाहिए, यूकेलिप्टस वैज्ञानिक नाम यूकेलिप्टस कहा जाता है, ये लगाने चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो सेम की समस्या जो है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आती है, तो हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सेम की समस्या आ जाती है। हनुमानगढ़ में भी नोहर, रावतसर, भगवानगढ़, इसके साथ बड़ोपल, और गंगानगर के सूरतगढ़, सूरतगढ़ में भी जो है ये समस्या आ जाती है। यानी कि हनुमानगढ़ के नोहर, रावतसर, बड़ोपल, भगवान दास, हनुमानगढ़ में जो ये सेम की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। फिर अगर हम बात करें तो इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार सफेदे यूकेलिप्टस का जो वृक्ष आता है वो हमें लगाना चाहिए, जिससे कि इसका जो सेम की समस्या आती है इसका उपचार किया जा सके। सफेदे या यूकेलिप्टस के वृक्ष इसका उपचार आ जाते हैं। ठीक है, और IGNP के आसपास जो है ये सर्वाधिक होती है। फिर अगर हम बात करें तो एक आता है, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखना, बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, सूखा संभाव्य कार्यक्रम। सूखा संभाव्य कार्यक्रम जो है वो 1974 से 75 में लॉन्च किया गया था। सूखा संभाव्य कार्यक्रम लॉन्च कब किया गया था, ये ज्यादा बार क्वेश्चन आ जाता है। तो 1974 से 75 में जो है वो ये सूखा संभाव्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। फिर आता है कि केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी आ जाती है। केंद्र और राज्य की अगर हम हिस्सेदारी के बारे में बात करें तो केंद्र का 75% आ जाता है और राज्य का जो है वो 25% आ जाता है। केंद्र का 75% और राज्य का जो है वो 25% जो है वो हिस्सेदारी आती है। एक और कार्यक्रम आता है मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था, तो 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। इसमें केंद्र और राज्य का कितना अंश आ जाता है,
25 75-25 अंश जो है वो केंद्र और राज्य का आता है, दोनों में सूखा संभाव्य कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम, जिससे बार बार जो है वो क्वेश्चन आता है। फिर अगर हम बात करें तो भारत की कुल व्यर्थ भूमि में राजस्थान का 20% भाग है। यानी कि जो भारत की कुल व्यर्थ भूमि पड़ी हुई है उसमें राजस्थान का कितना आ जाता है, यानी कि राजस्थान में जो वो 20% आती है। भारत की कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में जो वो 20% आ जाता है। ठीक है, ये आप नोट करके लिख लो। अब फटाफट से नोट करो, फिर हम जो है वो उसके आगे बात करते हैं। तो हम जो है वो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो राजस्थान की मृदा यानी कि मृदा के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको जो मृदा के नवीन वर्गीकरण के बारे में, मृदा के प्रकार के बारे में जो आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, तो पहले सेशन को जरूर देख लेना। अब हम पढ़ते हैं कि नदियों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। नदियों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण कैसे किया गया? तो जो ऊपर घग्गर बेसिन आता है वहाँ पे भूरी, मटियार, दोमट मृदा पाई जाती है। बनास बेसिन में भी भूरी, मटियार, दोमट मृदा पाई जाती है। लूणी बेसिन में जो है वो भूरी, दोमट मृदा पाई जाती है, मटियार मृदा जो है वो नहीं पाई जाती है। फिर अगर हम बात करें तो जो माही व चंबल बेसिन जो आ जाते हैं उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तो उनमें लाल काली मृदा जो है वो पाई जाती है। दक्षिणी एरिया में आप सभी को पता है हाड़ौती वाले क्षेत्र में काली मृदा ही पाई जाती है, लाल लोमी मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा में। फिर हम बात कर रहे थे अप्रदन के प्रकार। मृदा का टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएस मेंस में, प्री में कुछ भी करके जो घुमा के क्वेश्चन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मृदा का नाम दे दें और फिर उनके प्रकार के बारे में पूछ ले, ये तो सभी को याद होते हैं। आपको वो चीज़ याद करनी है जो आपको सभी से एक कदम आगे लेके जाती है, यानी कि आपको सिलेक्शन से एक कदम अगले वाले बच्चे से आगे रखे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो आप दिमाग में सोच सको, ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अप्रदन के प्रकार वायु अप्रदन होता है। सभी को पता है कि जो मतलब कि भूमि होती है, भूमि के परत से ऊपर से वायु अप्रदन जो है वो वायु जो है वो भूमि का कटाव कर देती है, जिसको हम क्षैतिज अप्रदन भी बोलते हैं। और इसके साथ में जो है वो वायु अप्रदन को परत अप्रदन भी बोलते हैं, यानी कि जो भूमि की परत होती है उससे वायु का मृदा का कटाव कर देती है, मृदा का जो है वो क्षैतिज अप्रदन कर देती है। और ये सर्वाधिक हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले में होता है। आप सभी को पता है कि वायु सर्वाधिक जो वो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में चलती है। फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है कि सबसे कम जो है वो वायु अपर्दन या क्षैतिज अपर्दन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? तो धौलपुर जिले में होता है, इधर की साइड में। और अगर हम बात करें तो इसका उपचार क्या हो सकता है? तो आपको पता ही है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में खेजड़ी, बबुल के वृक्ष लगाए जाते हैं। तो खेजड़ी व बबुल के वृक्ष से जो है वो वायु अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन और परत अपर्दन को रोक सकते हैं। उसके बाद में दूसरा अपर्दन आता है चादरी अप्रदन। चादरी अप्रदन जो होता है वो इसका मतलब होता है कि जल के द्वारा जब तीव्र गति से जल जो है वो बहकर आता है तब वो मिट्टी का जो है वो कटाव कर देता है, मिट्टी का अप्रदन कर देता है, उसी को हम चादरी अप्रदन कहते हैं। ठीक है, और चादरी अप्रदन जो है वो राजस्थान के सर्वाधिक सिरोही जिले में आता है। सिरोही जिले के आसपास के क्षेत्र में चादरी अप्रदन आता है, राजसमंद में आता है, उदयपुर में आता है। जल अप्रदन को अवनालिका अप्रदन भी कहते हैं। आप सभी को पता है कि अवनालिका अप्रदन हमारे राजस्थान के जो कोटा, सवाईमाधोपुर, ये वाले धौलपुर और ये जिले जो आते हैं यहाँ पे होता है, करौली में, क्योंकि यहाँ पे चंबल नदी आती है। तो वो क्या करती है? अवनालिका अप्रदन सर्वाधिक चंबल नदी करती है। तो चंबल नदी के क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र आ जाता है, यानी कि चंबल के क्षेत्र का आसपास का जो एरिया आता है वो इसके अंतर्गत आता है। अगर हम और जिलों के बारे में देखें तो जो ये जल अपर्दन जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और भरतपुर में भी देखने को मिलता है। इसके नाम क्या आ जाते हैं? तो जल अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, लंबवत अपर्दन इसको कहा जाता है। एक हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया है। मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1977 से 78 में जो वो चलाया गया था। बार बार क्वेश्चन किया गया। इसमें केंद्र और राज्य का कितना % हिस्सा आ जाता है? तो 75 और 25, 75 जो है वो केंद्र का आ जाता है, 25 राज्य का आ जाता है। एक और कार्यक्रम चलाया गया था सूखा संभाव्य कार्यक्रम। सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1974 और 75 में सूखा संभाव्य कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें केंद्र 75, राज्य 25। ठीक है, ज़्यादातर यही रहता है। फिर अगर हम बात करें तो भारत में व्यर्थ भूमि का राजस्थान में 20% हिस्सा आ जाता है, 20% हिस्सा जो है वो आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सेम की समस्या, जो कि बहुत बार क्वेश्चन किया गया है। सेम की समस्या जलाधिकता, यानी कि जिस जगह पे जल अधिक हो जाता है तो वहाँ पे सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है, सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो
आईजीएनपी जो नहर आती है उसके आसपास जो वो सर्वाधिक सेम की समस्या आती है। आईजीएनपी नहर के आसपास का जो क्षेत्र आता है वहाँ पे सेम की समस्या सर्वाधिक आती है। जो हनुमानगढ़ जिले में जो है वो कई मतलब कि नोहर आ जाता है, वहाँ पे आ जाती है, भगवान दास में आ जाती है, बड़ोपल में सर्वाधिक सेम की समस्या आती है। इसके साथ में रावतसर में आ जाती है और गंगानगर का सूरतगढ़ जो आता है वहाँ पे भी सेम की समस्या पाई जाती है। इसका उपाय या इसका उपचार एक ही आ जाता है, सफ़ेदा या यूकेलिप्टस का जो वृक्ष आता है उसको जो है अगर हम लगाते हैं तो इस सफ़ेदे की समस्या का जो सेम की समस्या का जो वो सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं कि ये तो जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे जो है वो चीज़ें देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि भूमि, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि भूमि जो है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में आ जाती है, गंगानगर में। और फिर अगर हम बात करें तो व्यर्थ भूमि जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में आ जाती है, तो राजसमंद में आ जाती है। थर्ड अगर हम बात करें सर्वाधिक बंजर भूमि, जैसलमेर में। सर्वाधिक कृषि भूमि गंगानगर में, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ पे, राजसमंद में। सर्वाधिक बंजर भूमि जो है वो जैसलमेर में आ जाती है। जैसलमेर में आप सभी को पता ही है कि जैसलमेर में आती है। और परती भूमि, सर्वाधिक परती भूमि, तो ये हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले में आती है। ऐसे क्वेश्चन जो वो बन जाते हैं, फिर आप वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाओगे, तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही रट के चले जाओ। और एक आता है कि केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहाँ पे आता है, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहाँ पे आ जाता है, तो एक तो जयपुर में आता है, इसके साथ में ही सिक्कर में जो है वो केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड बनाया गया है। एक आता है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हमारे राजस्थान के 2 जिलों में आ जाती है, एक तो जयपुर में और इसके साथ में ही जोधपुर में। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर और जोधपुर में आती है। फिर अगर हम बात करें तो मृदा को जो है वो पीएच के आधार पे मापा जाता है, पीएच के आधार पे मापा जाता है। ये तो सभी को पता होता है, ये क्वेश्चन तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो मृदा को पीएच के आधार पे मापा जाता है। एक आती है कि क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा जिसको हम धूसर मृदा भी कह सकते हैं, धूसर मृदा, क्षारीय मृदा, धूसर मृदा, या इसको लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। इस मृदा का उपचार हम किससे कर सकते हैं, तो क्षारीय मृदा का उपचार जो है वो हम जिप्सम रॉक फास्फेट, यानी कि जिप्सम और रॉक फास्फेट से जो है वो हम इस मृदा का उपचार कर सकते हैं। एक और मृदा आती है उदासीन या उपजाऊ मृदा। उपजाऊ मृदा तो आप सभी को पता है कि जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, उपजाऊ भूमि होती है, उसको बोलते हैं। और एक आती है अम्लीय मिट्टी, यानी कि जिसमें अम्लीय मिट्टी, जिस मृदा में अम्ल होता है, यानी कि अम्लीय क्या, वर्षा में बूंदे बारिश होती है जिसकी वजह से कुछ अम्लीयता मिट्टी में, मृदा में मिल जाती है, जिससे अम्लीय मिट्टी बन जाती है। और इसका उपचार क्या होता है, उपचार, अम्लीय मिट्टी का उपचार होता है चूना व फास्फोरस, चूना व फास्फोरस, चूना व फास्फोरस जो है वो अम्लीय मिट्टी का उपचार होता है। ठीक है, ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जो है वो नोट कर लो। फिर हम बात करते हैं मृदा की समस्या के बारे में।
मिट्टी की परत से पोषक तत्व को समाप्त कर देती है, जिससे जैविक तत्व नष्ट हो जाते हैं। यानी कि यह मिट्टी के परत से पोषक तत्वों को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो जैविक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। मृदा का अत्यधिक कटाव होने से और मृदा की जो ऊपरी सतह जो आती है उससे पोषक तत्व हट जाते हैं। एक आता है कि उत्खात भूमि, तो जल द्वारा जो अपरदन होता है उससे अवनालिका व बीहड़ का निर्माण होता है। उत्खात भूमि में जल द्वारा अपरदन होता है, तो बीहड़ व अवनालिका का निर्माण होता है, अवनालिका अपरदन होता है। सर्वाधिक बीहड़ जो है वो 4500 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, और ये बीहड़ जो है वो कोटा से लेकर ईटानगर तक आते हैं, ईटानगर तक विस्तृत है। यानी कि बीहड़ जो है वो कोटा और ईटानगर तक विस्तृत है। और बीहड़ से प्रभावित क्षेत्र कितना आ जाता है, तो 4500 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्र आ जाता है। और अवनालिका या बीहड़ जो है, जिससे कि भूमि जो है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है। यानी कि अवनालिका व ये जो बीहड़ जो आते हैं इससे भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, जिसको उत्खात भूमि या फिर वेटलैंड टोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। इसके कारण भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको उत्खात भूमि या वेटलैंड टोपोग्राफी के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। बीहड़ से प्रभावित क्षेत्र कितना आ जाता है, 4500 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। इसको वेटलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है, या इसका उपनाम जो आता है वो लंबवत अपरदन भी आता है। यानी कि इसका उपनाम यानी कि इसको लंबवत अपरदन भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। फिर अगर हम बात करें तो ये जो है इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है। यानी कि उत्खात भूमि का राजस्थान के कौन कौन से जिलों में सर्वाधिक विस्तार आ जाता है, तो इसका विस्तार जो है वो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में जो है, धौलपुर जिले में उत्खात भूमि का या फिर इसको वेटलैंड टोपोग्राफी का जो है वो सर्वाधिक विस्तार आ जाता है। ये तो जो है वो कंप्लीट हमारी जो मृदा से रिलेटेड बातें थी वो कंप्लीट हुई। मृदा का अपरदन जो होता है उसमें अवनालिका, वायु, उत्खात, क्षैतिज जल अपरदन, आवरण अपरदन जो है वो होता है। आवरण अपरदन क्या होता है, तो जो हमारी मृदा की परत होती है, यानी कि जल के तेज बहाव से, जल का तेज गति से जब बहाव होता है तो जो मृदा है उससे ऊपरी परत से उसके जो पोषक तत्व जो होते हैं वो कटाव हो जाता है, या वो हट जाते हैं, या मृदा का कटाव हो जाता है, उसका हम आवरण अपरदन बोलते हैं। वायु अपरदन, वायु के द्वारा मृदा का कटाव या अपरदन होता है, उसको बोलते हैं। उत्खात यानी कि बीहड़ व अवनालिका अपरदन होता है, जिसकी जल के द्वारा अपरदन होता है, तब बीहड़ व अवनालिका का निर्माण हो जाता है। बीहड़ जो है वो हमारे राजस्थान के 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो प्रभावित है बीहड़ से, और बीहड़ जो है वो चंबल नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र जो है वो एरिया बीहड़ से ज़्यादा प्रभावित है। कोटा और सवाईमाधोपुर, धौलपुर जिले जो आ जाते हैं वो बीहड़ से प्रभावित है। उत्खात भूमि जो आती है इसको उपनाम जो आता है वो यानी कि इसको वेटलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है, और इसके साथ में जो है वो इस उत्खात भूमि को जो है वो लंबवत अपरदन के नाम से भी जाना जाता है। एक आ जाता है हमारा अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन यानी कि भारी वर्षा होने की वजह से मिट्टी का कटाव हो जाता है, तब अवनालिका का निर्माण हो जाता है। यानी कि अवनालिका अपरदन जो है वो बोलते हैं, उसको आप समझने के लिए यूज़ कर सकते हो। उबड़ खाबड़ गड्ढे जो है वो उसका निर्माण हो जाता है। और ये मृदा अपरदन जो वो एक जटिल समस्या होती है, जो कि जो हमारी मृदा है उसकी परत से जो है वो ऊपर से पोषक तत्वों को हटा देती है, ताकि मृदा के जो जैविक तत्व जो वो नष्ट हो जाते हैं, जो कि कृषि योग्य नहीं होती हैं। और वर्षा का जल जो होता है वो तीव्र गति से अगर बहता है, तब मिट्टी के एक कण जो है वो एक कण से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, जो कि कृषि के लिए जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कृषि के लिए योग्य मृदा नहीं बचती है वो, तो इसलिए जो है वो आप ये सारी चीज़ें नोट करो। तो ये तो जो है वो मैंने मोस्ट जो मृदा से रिलेटेड चीज़ें बन सकती थी वो मैंने सारी आपको पढ़ा दी है, सारी आपको बता दी है। तो अब जो है वो मृदा से कोई भी जो है वो चीज़ नहीं बची है, कोई भी चीज़ हमने नहीं छोड़ी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी कि अगला टॉपिक होगा वो हमारे राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं आ जाती हैं उसके ऊपर होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।